गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा बायो सावर्ट का थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बायो सावर्ट का आपके पास, और राजस्थान बोर्ड में पूछे जाने के मैक्सिमम चांस होते हैं अगर बायो सावर्ट से कोई डेरिवेशन बनता है तो उसका रीजन अभी आपको पता लग जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.9 और एग्जाम्पल 7.6 ये दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, तो वहाँ जाके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इस टॉपिक के प्रॉपर पीडीएफ नोट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उस लिंक से उसको डाउनलोड करें और अपनी कॉपी में वहाँ से राउट डाउन करें और समझने का जो वर्क है वो बोर्ड पे रखें। आसपास अगर कोई डिस्टरबेंस आपको हो रहा है तो उसको आप बंद कर दें प्रॉपर्ली, और केवल यहाँ ध्यान दें क्योंकि इस डेरिवेशन का हर पॉइंट में एक कंसेप्ट है और मैं हर कंसेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूँ। बस आप वीडियो के एंड तक देखें। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा सिंगल डेरिवेशन के लिए, अप्रोक्सीमेट 40 मिनट प्लस का वीडियो ये बनने वाला है। रीजन ही कुछ ऐसा है, देखो हर कंसेप्ट यहाँ काम में आएगा। आपके पास क्या है बेटा, क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसकी हेल्प से? बायो सावर्ट की हेल्प से, ठीक है। ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है, तो ये मैंने करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल कंसीडर कर ली, ठीक है बेटा। ये कोइल है, इस कोइल में करंट कितना फ्लो हो रहा है? इस कोइल का रेडियस कितना है? R है। सेंटर कितना मान लिया बेटा? O। और ये जो कोइल है वो Y एंड Z प्लेन में है। कोइल कौन से प्लेन में? Y और Z। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये X प्लेन है मेरा, ये मेरा Y प्लेन है, और ये जो परपेंडिकुलर ये निकल रहा है ये कौन है? मेरा Z प्लेन, जिसको मैं 2D में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर कोइल को मैं ऐसे बनाता तो ये x और y में बनती, बट मैंने कोइल ऐसे बनाई है तो ये y और इस z में बनी है। कैसे? एक वायर लो, क्या लो? एक वायर, उस वायर को पकड़ो और क्या बना दो? एक सर्कल। वायर को पकड़ा और क्या बना दिया मैंने? सर्कल। उस सर्कल को उठा के एग्जैक्टली यहां रख दो, तो ये तो हुआ एक्स और वाई प्लेन में। लेकिन आपने क्या किया, उस वायर को बनाया एक सर्कल और सर्कल को यहाँ यूं रखा है, तो उसका एक तो है वाई में और बाकी का हिस्सा कहाँ बाहर निकला हुआ है? जेड के अंदर। तो ये जो कोइल है वो कौन से प्लेन में है बेटा? वाई और जेड। मैं प्लेन को इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जो एंगल बनने वाले हैं वो सारे 3D एंगल हैं, तो वहां समझना इजी हो जाएगा। अब कहाँ निकालना है बेटा? एक्सिस। एक्सिस क्या होता है सुनना, ये कोइल है, दिखाई दे रही बेटा कोइल, ये डिस्टेंस इसकी रेडियस है r, ये सेंटर पकड़ लिया आपने O, इस सेंटर से ये x दूरी पे ये पॉइंट क्या है बेटा? P है, तो ये सेंटर O से x दूरी पे और x एक्स में ये पॉइंट क्या है? P। अगर इस कोइल में I करंट फ्लो होगा तो एक्सिस के इस पॉइंट पे कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो ही हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। सबसे पहले बायो सावर्ट लगाओ। बायो सावर्ट क्या कहते हैं? बायो सावर्ट कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज dB इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। क्या बायो सावर्ट इस पूरे इतने बड़े कोइल के लिए एप्लीकेबल है क्या? ना, वो एप्लीकेबल होता है स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट के। तो आपको वो एक स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ कट करनी पड़ेगी, कहीं भी कट कर सकते हो, बट मैं 3D फिगर को 2D में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं इसलिए मैंने यहां कट किया है। तो ये एक स्मॉल लेंथ है, कितना? dl। यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो, कितना? a। बायो सावर्ट कैसे लगाते थे? वायर लिया, वायर में करंट कितनी? I। इस करंट
डिफरेंट आई में ये स्मॉल लेंथ कितना dl, ठीक है। तो इतना काम कर चुके हैं। अब इस dl से r डिस्टेंस पे वो पॉइंट होना चाहिए जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये लो, इस dl से ये r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इस dl और r के बीच का एंगल कितना होता है बेटा, थीटा। ये रहा dl और r के बीच का एंगल कितना, थीटा। और ये थीटा यहाँ कितना है, 90 डिग्री। सर दिमाग खराब हो गया क्या आपका, ये 90 कहाँ पे, ये तो कुछ और एंगल बन रहा होगा। आप एचएफ में इसका 2D पोर्शन देख लो, मैं इसका 3D एंगल दिखाता हूँ आपको, समझने की और इमेजिन करने की कोशिश करना। देखो कुछ ऐसा सीन है, ये कोयल है, ये क्या है, कोयल, बन गई कोयल, ठीक है। इस कोयल पे आपने ऊपर गए और इतना सा हिस्सा कट किया, कट कर लिया, ये कोयल, इतनी सी लेंथ को क्या बोलो, dl। तो ये मैंने मार्कर होल्ड कर लिया, ये कौन है, dl जा रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस r मान लो, ब्लैक वाला मार्कर क्या है बेटा आपके पास, r है, दिखाई दे रहा होगा r। ये एंगल देखो कितना है, 90, दिखा, ये एंगल कितना है, 90, ठीक है। अब देखो अगर आप मार्कर को पीछे लेके जाओगे ऐसे, तो ये एंगल 90 से क्या हो गया, ज्यादा, मतलब अगर ऐसे घुमा दोगे तो एंगल बढ़ जाएगा। अगर आप मार्कर को ऐसे लेके आए तो ये एंगल 90 से क्या हो गया, कम, बट ये अभी कितना है, 90। आई होप दिखाई दे रहा हो कैमरे में, ठीक है। अब देखो अगर ये 90 है तो मैं इसको ऐसे नीचे लेके जाऊं, अभी भी ये एंगल कितना रहेगा, 90। ये एंगल तब बिगड़ता जब मैं इसको इधर पीछे लेके जाऊं या आगे लेके जाऊं। इसको ऊपर ले जाने से, इसको यूं नीचे ले जाने से एंगल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ये अभी भी कितना है बेटा, 90। अब ध्यान देना, ये कोयल ऐसे रखी हुई है, इमेजिन करो कोयल ऐसे रखी हुई है, और ये dl है, तो ये क्या है, r है। तो बताओ dl और r के बीच का ये एंगल कितना है, 90। 3D में ये कितना है बेटा, 90। और यही आपको यहाँ समझना है कि थीटा कितना लोगे, 90। दे दिया। तो ऐसा करें कि इस साइन की वैल्यू, अब साइन 90 रख देंगे, और सबको पता है कि साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। अगर ये 1 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई dl 4 पाई ऑफ r स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फील्ड है किसका, इस स्मॉल से एलिमेंट का। हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा रखो, बायो सावर्ट का वेक्टर फॉर्म याद रखो। बायो सावर्ट का वेक्टर फॉर्म था dB इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर 4 पाई ऑफ r क्यूब। ऑब्वियसली बात, यही इसका वेक्टर फॉर्म था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर। दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dl और r के क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, क्रॉस प्रोडक्ट। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन अगर ये x एक्सिस में है, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो x में हो, ये वाला एलिमेंट किस में हो, y में, और दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस में होगा, z में। किस में होगा, z में। दैट मीन ये जो रिजल्टेंट होता है z, यहां रिजल्टेंट का काम कौन कर रहा है, dp वेक्टर। आपको पता है कि z x का क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो dp वेक्टर परपेंडिकुलर होगा dl वेक्टर का। या फिर ऐसे बोलो कि z y का भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। z का काम कौन कर रहा है, dp वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। इनमें से कोई भी मिल जाए तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे कौन है, r है कि dl है, सर r है। तो इस r का परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो किसकी होगी, db वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो वो डायरेक्शन में कैसे निकालूंगा, देखो अगर ये r ऐसे होता तो ये इसका परपेंडिकुलर था, ये r और ये इसका परपेंडिकुलर, बट r को ऐसे टेढ़ा कर दो
तो इसका परपेंडिकुलर भी तो टेढ़ा जाएगा। तो ये डी बी वेक्टर है जो इस आर का क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, ये जो आर और एक्स के बीच का एंगल है वो कंसीडर कर लिया, कितना है, अल्फा। अरे आर और एक्स के बीच का एंगल मैंने कितना कंसीडर कर लिया बेटा, अल्फा। बात याद रहेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, इसके कंपोनेंट डिवाइड करने हैं। करो डिवाइड, ऐसे बनाते कंपोनेंट। शट, कुछ ज्यादा इंक डल गई रेड में। भैया ब्लड नहीं आया है, इंक फैल गई है। सुनना, बड़ा फोकस करना। इस वाले पार्ट में जो एंगल निकालने में बच्चे बड़ा कंफ्यूजन रखते हैं, तो कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूं। ये है एक्स वाला और ये डेडेश बनाया है, और ये जो एंगल ये आर जा रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, अल्फा। बताओ ये एंगल कितना है, 90। कितना है, 90। 90 में से ये अल्फा है तो बचा हुआ क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। अगर ये 30 होता, टोटल 90 है तो बचा हुआ क्या होता, 60। तो हम बोल सकते हैं अगर ये अल्फा है तो ये रिमेन कितना है, 90 माइनस अल्फा। आपको ये जो मैं डबल टिक वाला ये एंगल बोल रहा हूँ, ये एंगल आपको चाहिए, तो ये एंगल कैसे निकालना है। ऐसा करो, इस एंगल को कुछ भी मान लो, स्मॉल ए मान लेता हूँ। इस एंगल को क्या मान लेता हूँ, स्मॉल ए। ये टोटल कितना है, 90। मैं इस वाले 90 की बात नहीं कर रहा, मैं आर और डीबी वेक्टर के बीच में जो एंगल 90 बन रहा है उसकी बात कर रहा हूं यहां। ये एंगल कितना है, 90। इस 90 के दो टुकड़े, एक टुकड़ा क्या, 90 माइनस अल्फा, दूसरा टुकड़ा क्या, ए। अगर इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो वापस क्या बन जाएगा, 90। डेट मीन 90 माइनस अल्फा प्लस ए, 90 माइनस अल्फा प्लस ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, 90। अरे ये 90 है, इसके दो टुकड़े हैं, एक है 90 माइनस अल्फा, दूसरा है ए। दोनों को जोड़ूंगा तो वापस 90 ही आएगा बालक। 90 से 90 कट गया, माइनस अल्फा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा। अरे क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा। तो ये एंगल ए जो है इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा। ठीक है, अब हमें केवल कंपोनेंट ही तो बनाने। आप सब लोगों ने कंपोनेंट बनाना सीखा है 11th में बहुत अच्छे से, कि ये था, ये एक्सिस बनाई मैंने, ये डीबी है और ये अल्फा है। तो ये जो रिजल्टेंट जिस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर लेता है वो तो बन जाता है डीबी कॉस अल्फा। जिसके साथ अगर यहां अल्फा है तो ये बनेगा कॉस अल्फा, और ये क्या बन जाएगा, डीबी साइन अल्फा। अगर ये अल्फा यहां ना हो के यहां होता तो फिर ये होता है डीबी कॉस अल्फा, और ये क्या होता है, डीबी साइन अल्फा। तो इस डीबी के दो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या है बेटा, डीबी कॉस अल्फा, और ये कंपोनेंट कौन है, डीबी साइन अल्फा। यहां तक आई थिंक बात क्लियर हुई होगी। अब देखो हमने क्या किया, जैसा ऊपर एक डीएल माना था ना, सेम एज इट इज डिट्टो जुड़वा एज इट इज इसके नीचे मान लो, कितना, डीएल। इस डीएल से कितना डिस्टेंस, आर पे, कौन सा पॉइंट, पी, एंगल कितना, अल्फा, और इस आर का परपेंडिकुलर, इस आर का परपेंडिकुलर कौन, डीबी वेक्टर। ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। देखो अल्फा एक छोड़ के अल्फा, अल्फा एक छोड़ के अल्फा, मैथमेटिक्स लगा लेना। अल्फा ये होगा 90 माइनस अल्फा, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, इस डीबी के फिर से दो कंपोनेंट बनाओ। दो कंपोनेंट कौन बेटा, डीबी, नीचे वाला कंपोनेंट कॉस अल्फा, इसके साथ अल्फा बन रहा है, और इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, डीबी साइन अल्फा। बात समझ में आएगी। ठीक है, देखो फीचर मत बता देना इसकी, अब समझना। अभी तक आपने कंपोनेंट बनाए, अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, अरे कंपोनेंट बना क्यों रहे हैं हम लोग, तो समझो। देखो हमें ये पता लगा कि ये जो स्मॉल डीएल है इसकी वजह से पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकले, डीबी कॉस अल्फा और डीबी साइन अल्फा। फिर हमारे दिमाग में थॉट आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके कुछ कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हो या कहीं ऐड हो रहे हो।
तो हमने क्या देखा कि ऐसा करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट फेज में ऐसा ही वर्क करता है। जैसे यहां डीएल अज्यूम किया था वैसा एक डीएल यहां अज्यूम करेंगे, फिर उससे आर डिस्टेंस पे डीपी, फिर उसके दो कंपोनेंट डीबी cos अल्फा और डीबी sin अल्फा, और हमारी सोच सही निकली कि इसकी जो डीबी cos अल्फा के कंपोनेंट हैं वो डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, एक ऊपर दूसरा नीचे, मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अगर इस अकेले को लेते तो कितने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती, दो, बट पता लगा कि इसका एक कंपोनेंट तो हमेशा इसके अपोनेंट से कैंसिल होने वाला है। इसका मतलब इस डीबी cos अल्फा की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। बात क्लियर? अब बचा क्या, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल इस एक कंपोनेंट की वजह से होगा, और वो कौन सा होगा बेटा, डीबी sin अल्फा। सर नीचे वाला नहीं लेंगे, सुनो इधर देखो, ऐसा करते हैं, आपको ये पता लगा कि इस स्मॉल डीएल का एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, डीबी sin अल्फा। फिर इस स्मॉल डीएल का भी एक होगा, कितना, डीबी sin अल्फा। और भी अगर कोई स्मॉल डीएल आप कहीं कैसे कट करोगे तो उन सब की डायरेक्शन यही होगी और इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या, डीबी sin अल्फा। सुनना, अब देखो आपको एक चीज पता है कि ये कॉइल है, ये स्मॉल डीएल है, इसकी वजह से पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, dv sin अल्फा। ठीक है, आपको इस पूरे के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए पूरे के लिए, तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। अब बताओ dl का इंटीग्रेशन कितना, l क्या है, इस पूरे वायर की लेंथ, dl का इंटीग्रेशन कितना, l, और l क्या है, इस पूरे सर्कुलर वायर की लेंथ, मतलब पूरा l कंसीडर हो गया, पूरा वायर आ गया। तो अगर dl का इंटीग्रेशन करने से पूरा l आता है तो dl के मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ उसका इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है आएगा। इसका मतलब इस dl की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो इतना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ db sin अल्फा। बट कई बच्चे एडवांस होते हैं, वो क्या करते हैं, सर दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अरे भैया अगर दो हैं तो फिर आपने कितने डीएल कंसीडर कर लिए, दो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 2dl, ये कितना हो जाएगा, 2l। मतलब कि आप इसकी टोटल लेंथ नहीं ले रहे, डबल लेंथ ले रहे हो, तो लेंथ डबल लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डबल। मुझे डबल ट्रिपल मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना, मुझे केवल एक बार अगर सर्कुलर कोई कॉइल है तो उसमें अगर आई करंट फ्लो होगी तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओनली एंड ओनली वो कैलकुलेट करना है। इसलिए आप दो कंपोनेंट मत लेना, कितने कंपोनेंट लेना, एक कंपोनेंट, एक क्या आपको पता है कितना, db sin अल्फा है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो टोटल निकल जाएगा, ये हम पता कर चुके हैं। तो आपको अब ये पता लगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है b, वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा जाएगा, db sin अल्फा। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि db की वैल्यू क्या और sin अल्फा की वैल्यू क्या, तो db तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, हम एडवांस बच्चे हैं, तो b इक्वल टू कितना, db की वैल्यू रख दो म्यू नॉट i dl 4 पाई ऑफ r स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, sin अल्फा। तो sin अल्फा कहां से लाऊं, अरे भैया राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, देखो दिख रहा होगा कहीं तो राइट एंगल, सर ये पॉइंट A, ये O, ये P, दिख गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये अल्फा और ये भाई साहब है 90। अब देखो ये है कितना आपके पास, कैपिटल R, ये डिस्टेंस R, ये स्मॉल r, और ये कितना है x, और इस ट्रायंगल से निकालो sin अल्फा। sin अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर वाले भैया कितने, कैपिटल R, तो ये R, हाइपोटेन्यूस कितनी है, स्मॉल r, डेट में sin अल्फा की वैल्यू होगी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, रख दो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। क्या ये दोनों भाई बंधु हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r स्क्वायर मल्टीप्लाई r, कितना, r क्यूब, बहुत अच्छे। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, dl, तो dl जैसा अगर कोई है तो उसको यहां रोक लो, अगर नहीं है तो कांस्टेंट मान के बाहर फेंक दो। तो सर dl जैसा तो कोई नहीं है, तो सब के सब कांस्टेंट है, निकालो बाहर इनको, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट i,
आर 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dl। अब इसे dl की यहां रखते हैं इनिशियल लिमिट और यहां क्या रखते हैं फाइनल। अब देखो स्मॉल लेंथ यहां से कट करोगे छोटी सी पहली बार, तो वो लेंथ कितनी होगी 0, और फिर कट करते 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 पूरा वायर कंसीडर करोगे तो ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, इस सर्कुलर वायर का सरकमफ्रेंस। इसका मतलब फाइनल लेंथ होगी इसका सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे आती है इनिशियल वैल्यू, यहाँ आती है फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल लेंथ कितनी 0, फाइनल कितनी 2 पाई आर। अब तो इसको क्या करना है बेटा, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार यहां तक आप केवल स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी नोट्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है। एरिया के स्क्रीनशॉट बेटा, ठीक है। मैं यहां तक की वैल्यू रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे सोल्व करना है और बोर्ड पे स्पेस नहीं है। सुनना और बड़े ध्यान से सुनना। सुनो भैया, मैग्नेटिक फील्ड कितना B, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। 1 dl का इंटीग्रेशन कितना होता है L। सर क्या छोटी छोटी बातें पूछ रहे हो, अरे कुछ मेरे जैसे बायो के बच्चे भी हैं इनको फिजिक्स कम आती है तो उनके लिए है ये। B इक्वल टू कितना म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब लिमिट कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एल की जगह पहले क्या रखोगे 2 पाई आर माइनस एल की जगह 0। अरे 0 घटाने का कोई, सॉरी हिंदी में आ गया, देखो 0 सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब है क्या, नहीं, तो हटा दो। ये लोग क्यों स्टेप खा रहे हैं जबरदस्ती, खत्म। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सर लग तो रहा है कि पाई से पाई कट सकता है और 2 से ये 2 कट गया। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई आर मल्टीप्लाई आर दैट इज आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। क्या ये हमारा फाइनल रिजल्ट है सर? अरे ना बाबा ना, फिजिक्स पढ़ना है, इतना आसान थोड़ी है फाइनल रिजल्ट निकालना। अब सुनो और अपना दिमाग चलाओ। ये स्मॉल आर आपको दिया हुआ था क्या? नहीं सर, ये तो बायो सावर्ट लगाया मैंने बायो सावर्ट लगाया, इसलिए मुझे ये आर फॉर्मूले में अज्यूम करना पड़ा। तो फिर दिया हुआ क्या था सर, दे रखा है कि ये रेडियस कितनी है कैपिटल आर और कितने डिस्टेंस में निकालना है एक्स। तो ऐसा करो, इस आर को रिप्लेस करो आर और एक्स की टर्म में। इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू ऐसी निकालो जो आर और एक्स में हो। उसके लिए पकड़ो ट्राइंगल। आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है ना कि आपके पास हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अंडर रूट, ये अंडर रूट को क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2। डेट मीन इस स्मॉल आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2। वाई नहीं है 1/2 है, तो आर की जगह वैल्यू पुट कर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2। स्मॉल आर की जगह क्या रखूंगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2। 2 सही से नहीं बनता मेरा, का क्या चल रहा है होल क्यूब 3। अब आप सबको पता है कि पावर पे पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, डेट मीन 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 3/2। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या चल रहा है बेटा के पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, खुश हो लो थोड़ी देर कि अभी इसके 4 केस करना बाकी है। यहां तक फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। रफ कर दूं मैं इतना सा, परमिशन हो आप लोगों की तो चलो कर देते हैं। ध्यान दें और बड़े अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि
अगला एक डेरिवेशन आएगा कि डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स। बायो सावर्ट का लास्ट और फोर्थ एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के अंदर इसी के केस नंबर सेकंड का रिजल्ट काम में आने वाला है। तो अब थोड़े से अपने दिमाग को ओपन रखें, इधर उधर कहीं अगर ध्यान जा रहा है तो हटा दें। इफ P point on the center of coil, अगर ये जो P पॉइंट है वो P पॉइंट कोइल के सेंटर पे आ जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन x इक्वल टू 0। सुनना, ये कोइल है बेटा, ठीक है, ये रेडियस r, सेंटर O। अब हमने बोला कि ये पॉइंट P था, डिस्टेंस कितनी x। अभी तक क्या कर रहे थे सर, कोइल दिख गई, ये रेडियस r, ठीक है, ये पॉइंट O और ये x डिस्टेंस है, पॉइंट क्या है P। अब हमने क्या किया, इस P पॉइंट को उठा के सेंटर पे रख दिया। अब पूछ रहे हैं बताओ इस कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो बताओ अगर P पॉइंट सेंटर पे आ गया तो O और P के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि भाई साहब ये जो P पॉइंट है ये यहीं आ गया, तो x इक्वल टू कितना, 0। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं लिखूंगा B सेंटर। मैं यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ केवल, उसकी वैल्यू कितनी है देखना। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, μ0 I r² प्लस 2। पर्टिकुलर इस केस के लिए x की वैल्यू कितनी, 0, x की जगह 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर प्लस r² की पावर 3/2। बताओ इस 0 के स्क्वायर का कोई मीनिंग, हटा दो, ये 0 हट गया। अब बचा r² की पावर 3/2। अभी थोड़ी देर पहले बोला पावर पे पावर, पावर r मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा बेटा q। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 I r² अपॉन 2r³। भाई ये तो 2 से 2 कट गया तो r³ हो गया। अब ये काटो, एक r बचा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, μ0 I अपॉन 2r, μ0 I अपॉन 2। इसका मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा, μ0 I अपॉन 2r होता है। ये हम लोग निकाल चुके हैं, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, इफ P पॉइंट ऑन द डिस्टेंस ऑफ x इक्वल टू r/2। इसका मतलब इस बार सेंटर पे नहीं है, ये इतने डिस्टेंस पे है कि ये जो डिस्टेंस है ये r/2 के बराबर है तो एक्सिस ही, कोइल रेडियस r और ये टोटल r है तो इसका आधा, इतनी दूरी पे ये डिस्टेंस है। यहाँ पॉइंट क्या है P। तो अब बोले कि ये जो r/2 डिस्टेंस है, इस कोइल की वजह से r/2 डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। तो x इक्वल टू कितना बेटा, r/2 निकालते हैं। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे बस। इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे br/2। मैं क्या इसका रिजल्ट यहाँ याद रखूंगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, μ0 I r² 2, x की जगह क्या रखना है, r/2 का स्क्वायर प्लस r² की होल पावर 3/2। अब इस चीज को यहीं सोल्व कर लो। मैंने केवल x की वैल्यू r/2 रखी है। अब इसको सोल्व करूंगा तो देखो ये हो जाएगा r²/4, ठीक है, प्लस r² अपॉन में क्या है 1। इन भैया का ले लो एलसीएम, एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा r²/4 r², सॉरी प्लस 4 आया स्क्वायर। अब r² प्लस 4 r² कितना हो गया, 5r²/4। अब सुनना, इस पूरे को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 5r²/4।
क्या इस 5r²/4 को मैं लिख सकता हूं क्या √5r/2 का होल स्क्वायर? कोई डाउट? अरे भाई √5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और r² की वैल्यू r² है, तो इजीली लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो पूरा था इसको पूरे को मैंने सॉल्व किया और ये हो गया √5r/2 का होल स्क्वायर की होल पावर क्या चढ़ी 3/2। अब आपको पता है पावर पे पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या बच जाएगी क्यूब। अब क्यूब ओपन करो, μ0I r², 2 √5 का क्यूब 5√5, r का क्यूब r³, 2 का क्यूब 8। सुनना, r² से r³ कैंसिल। अब क्या बचा 8 है, नीचे ऊपर लेके चलो तो ये हो गया, ऊपर गया 8, ये ऊपर चला गया। अरे इसको रेसिप्रोकल करोगे, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं 8 5√5 μ0I, ये तो कट ही गया, 2 × r, ये बचा है केवल आपके पास। एडिटिव देखो इसको 5√5 μ0I/2r। मैं 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं जितने भी रिजल्ट निकालूंगा उन सबको कंपेयर करूंगा सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड से, और सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है μ0I/2r, μ0I/2r, इसको सेंटर बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 5√5 ऑफ बी सेंटर। अगर कोई बच्चा 8/5√5 की वैल्यू को अगर सोल्व करता है तो वो डेटा आएगा आपके पास 0.71 ऑफ बी सेंटर। इसका मतलब r/2 डिस्टेंस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का ओनली 0.7 पार्ट। कितना पार्ट है 0.7। ये हुआ केस नंबर 2। अब देखो इधर, और इस केस को कर लेना भैया हाईलाइट, क्योंकि इस केस का जो रिजल्ट है वो अगले डेरिवेशन में डायरेक्ट काम में लूंगा कि r/2 डिस्टेंस के ऊपर कॉइल के एक्सिस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है 8/5√5 ऑफ बी सेंटर होता है। केस नंबर 3, इफ P point on the distance of x equal to r। पहले x equal to r/2 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, अब r डिस्टेंस पे निकाल लेंगे, तो केवल वैल्यू ही पुट करनी है आपको। तो b r की वैल्यू कितनी होगी निकालो, μ0I r²/2, x की जगह क्या रखोगे r, तो कितना हो जाएगा r² + r² की पावर 3/2। अब ये r² + r² कितना हो जाएगा 2r²। कितना 2r²। देखो 2r² को हम लिख सकते हैं √2r का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। √2 का स्क्वायर 2 होगा और r² की वैल्यू r² होगी। इस चीज को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा √2r का होल स्क्वायर। पावर पे पावर मल्टीप्लाई, 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना, 2 कैंसिल आउट, पावर कितनी बचेगी बेटा क्यूब। अब इस 2 को ओपन कर लो तो बताओ कितना हो जाएगा μ0I r²/2। √2 का क्यूब कितना होता है 2√2 और r का क्यूब कितना होगा r³। स्क्वायर से ये r कैंसिल आउट, क्या बचा 2√2 1/2√2 μ0I 2 × r, ये रिजल्ट आया r डिस्टेंस के ऊपर। फिर से μ0I/2r को क्या लिख सकते हैं बेटा b सेंटर लिखा जा सकता है। तो ऐसा करें बेटा, इसको लिख दें 1/2√2 ऑफ b सेंटर। 1/2√2 को अगर आप सोल्व करोगे तो ये डेटा आपके पास आएगा 0.35 ऑफ बी सेंटर। इसका मतलब r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का ओनली 0.35 पार्ट होगा, कम हो जाएगा।
अब केस नंबर 4, इफ P point on distance x is very larger to radius r। मान लीजिए कि ये इससे बहुत दूर हो, ऐसे जाता जाए, तो x बहुत बड़ा हो जाएगा इसके रेडियस से। अगर ऐसा है, चलो एक बड़ा बना लेते हैं, इसका स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ा होगा, किससे? आर स्क्वायर से। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि इस आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हो, बहुत छोटा हो जाएगा। नेगलेक्ट करने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी? 0। ध्यान देना, कंपेरिजन कर रहे हो किससे? एक्स स्क्वायर से, इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ जो आर स्क्वायर लिखा है उसको 0 कर सकते हो, बाकी को नहीं। अब कई बार इस केस के अंदर मैं बच्चों से रिजल्ट पूछता हूं तो बच्चे क्या करते हैं कि सर आर स्क्वायर को 0 रखना है, यहां 0 रखेंगे, पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। अरे अभी भी कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो आर स्क्वायर लिखा है केवल उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए उसको 0 कर सकते हो, बाकी आर स्क्वायर की वैल्यू को 0 नहीं कर सकते। तो देखो यहां एक्स स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर रखा गया है, इसलिए इस आर स्क्वायर को आप 0 अज्यूम कर सकते हो, ना कि ऊपर वाले। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो बताओ वैल्यू क्या बचेगी? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये तो 0 हो गया, इसको 0, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर से कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटा? एक्स क्यूब। इसका मतलब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताओ यहां तक का केस समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब इसका बनाना है मुझे ग्राफ, जिसके लिए मैंने ये सारी मेहनत करी। ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अगला डेरिवेशन है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसमें ये ग्राफ दोबारा बनेगा, तो वहां हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी रीजन की वजह से मैंने ये सारी मेहनत आपको यहाँ करवाई है कि वो डेरिवेशन बहुत छोटे में निपट जाए आपकी। सुनना, ग्राफ कुछ इस तरीके से है, वही 2 एक्सिस दे रहे हैं आपको, जो वाई एक्सिस है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे डिस्टेंस एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब आप कहाँ पे हैं? सेंटर पे। फिर आपने x इक्वल टू की वैल्यू कितनी निकाली है? r/2 पे। फिर x की वैल्यू आपने कितनी ली है? r, और फिर x की वैल्यू बहुत 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 लार्जर है, किससे? कैपिटल R से। यही तो 4 केस आपने निकाले हैं। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे, ऐसा करो कि जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अमाउंट मान लो कितना है? 100 है। ऐसा मान लिया कि सेंटर पे ये 100 मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब सेंटर पे 100 है तो इस सेंटर की वैल्यू कितनी रखोगे? 100। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.71 मल्टीप्लाई 100, कितना? 70। सेंटर की वैल्यू 100 मानी है, 100 को 0.35 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा? 35। दैट मीन कि r/2 डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना रह जाएगा? 71। अगर सेंटर पे 100 अज्यूम किया है तो r/2 पे वैल्यू कितनी रह जाएगी? 71। अब ये देखो 71 को जितना होगा हाफ से थोड़ा ऊपर, मतलब पॉइंट यहां होगा मैग्नेटिक फील्ड का। फिर जब r डिस्टेंस पे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना रह जाएगा? 35 ओनली, मतलब 50% से भी नीचे। ये टोटल 100 था, ये 50 से नीचे चले जाओ, ये r/2 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर डिस्टेंस बढ़ा दो तो फिर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? कम। और ये बात तो समझ में आ रही है, डिस्टेंस r/2 करी, उससे ज्यादा डिस्टेंस r करी, फिर डिस्टेंस और ज्यादा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहाँ पे एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेता हूं। इन सब पॉइंट को मिलाओ, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये इसके एक साइड का ग्राफ आया, ठीक है, जो आप इस पूरे डेटा के बेस से बना सकते हो। एज इट इज ग्राफ इधर भी कॉपी करना है। इधर क्या होगा? x इक्वल टू r/2, 0 तो कॉमन रहेगा, इधर x इक्वल टू कितना? r, फिर x वेरी लार्जर टू कैपिटल R। ये ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनेगा।
तो ये एक शेप ऑफ ग्राफ निकल के आई किसके लिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के टर्म के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, तो ये है मैक्सिमम सेंटर पे। तो हम बोले कि जो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। आई होप ये टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा। थैंक यू।